जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेशों में हमने सबसे पहले पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और उसके बाद में हमने चर्चा की थी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की। आज हम पढ़ेंगे हम पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्योंकि इससे पहले हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने पढ़ लिया है, और इसके बाद में हमने अरावलीय पर्वतमाला है जो पर्वतीय प्रदेश है उसको भी हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्या हुई? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लेस्टोसीन काल या नूतन महाकल्प के प्रारंभ में गंगा व यमुना नदियों के द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से हुई है। यानी सबसे पहले हम बात करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति को लेकर कि इस प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हमको बताना है कि इसकी उत्पत्ति प्लेस्टोसीन या नूतन महाकल्प के प्रारंभ में गंगा व यमुना नदियों के द्वारा लाई गई मृदा के जमाव के कारण हुई है। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है और किस कालखंड में हुई है। तो आपको बताना है कि इसकी उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल के प्रारंभ में गंगा व यमुना नदियों के द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से हुई है। इसके बाद में पढ़ते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है, वह यहाँ पर जनसंख्या कितनी प्रतिशत निवास करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह राज्य के लगभग 23% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम बात करें तो यह राज्य के 23% भाग पर यह फैला हुआ है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पर निवास करती है। तो जनसंख्या निवास करती है 39%। यानी कुल राज्य की जनसंख्या का 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति
कब हुई थी, वह किससे हुई थी? तो आपको बताना है कि प्लीस्टोसिन काल में के प्रारंभ में गंगा व यमुना नदियों के द्वारा लाई गई मृदा के जमाव के कारण हुई है। इसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर यह राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो आपको बताना है कि यह 23% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और राज्य में बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से तो यहाँ पर कुल राज्य की 39% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है और कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश में राज्य के 10 जिलों को शामिल किया गया है। यानी मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी प्रदेश में राज्य के 10 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया है? 10 जिलों को शामिल किया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, यानी यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है। तो जलवायु की हम बात करें तो इस प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वह जलवायु है आर्द्र प्रकार की जलवायु। इन आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर मुख्य रूप से फसल कौन कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पर गेहूं, जौ, चना, सरसों। यहाँ पर मुख्य रूप से फसल की हम बात करें तो गेहूं, जौ, चना व सरसों की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रहती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है। जब बात मिट्टी की आती है तो दोस्तों यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। तो आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस प्रदेश में है, तो आपको बताना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्या है, सर्वाधिक विस्तार है। दोस्तों हम बात करें कि इस मिट्टी को, किस मिट्टी को, इस जलोढ़ मिट्टी को, किस मिट्टी को, इस जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जैसे कांप मृदा, कांप मृदा व दोमट मृदा, दोमट, या फिर इसका वैज्ञानिक नाम है एल्फी सोल मिट्टी, एल्फी सोल मिट्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जिसको कांप मृदा, दोमट मृदा और इसका वैज्ञानिक नाम है एल्फी सोल। क्या नाम है? एल्फी सोल मिट्टी। तो दोस्तों हम चर्चा करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में मुख्यतः 10 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया है? 10 जिलों को शामिल किया गया है। और जलवायु की हम बात करें, जब बात जलवायु की आती है तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और जब बात फसल की आती है तो यहाँ पर गेहूं, जौ, चना, सरसों, मुख्य रूप से इन फसलों का यहाँ पर सर्वाधिक महत्व रहता है। और इसके बाद में हम देखें कि मिट्टी किस प्रकार की है। मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम है जैसे कांप मृदा,
दोमट मृदा और एल्फीसोल मिट्टी जिसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये तो है दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलवायु किस तरह की पाई जाती है, फसल किस तरह की है, मिट्टी किस तरह की है, वह कितने जिलों को शामिल किया गया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता क्या है। क्या है विशेषताएं क्या है। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार है। यानी आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस प्रदेश में है, तो आपको बताना है कि जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। इसके बाद में हम चर्चा करें कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है यह सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ मिट्टी है। तो दूसरी जो विशेषता है कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी। तो यानी सबसे पहली विशेषता थी कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक विस्तार में पाई जाती है, और दूसरी विशेषता है कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। बात सीधी सी है, क्योंकि जब जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है तो यहाँ पर सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है। यानी जब जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है तो यहाँ पर सर्वाधिक किसकी संभावना होगी, कृषि की सर्वाधिक संभावना होगी। अगर यहाँ पर कृषि की सर्वाधिक संभावना होगी, मान लीजिए अगर यहाँ पर कृषि की क्या है, सर्वाधिक संभावना है, तो यहाँ पर जनसंख्या क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। वैसे हम बात करें कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वहां पर राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रफल है 23% और जनसंख्या निवास करती है 39%। अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है, भौतिक प्रदेश है। और वैसे 2 नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। तो यानी हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश की महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने पढ़ी है। इसमें सबसे पहले है
कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, और इसके बाद में हमने पढ़ा कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ मिट्टी है। लेकिन ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक कृषि की क्या है, संभावना है। क्या है, सर्वाधिक कृषि की क्या है, संभावना। अगर यहाँ पर सर्वाधिक कृषि की संभावना है तो मान लीजिए यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है, और वैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जहां पर 40% लगभग राज्य की जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इसके बाद में हम चर्चा करें कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपको बताना है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपको बताना है पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या बताना है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, किस मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भौतिक प्रदेश में है, तो आपको बताना है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। किस प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो ये तो थी दोस्तों इसकी विशेषताएं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। अब हम चर्चा करेंगे ये जो जलोढ़ मिट्टी है, इनका अन्य नाम क्या है। जलोढ़ मृदा के प्रकार। देखिए हम जलोढ़ मृदा के प्रकार की बात करें तो जलोढ़ मृदा को कांप मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांप मृदा भी कहते हैं, दोमट मृदा भी कहते हैं, या फिर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एल्फीसोल मिट्टी। क्या है, एल्फीसोल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है, एल्फीसोल मिट्टी। क्या बताना है, एल्फीसोल मिट्टी। अब हम बात करते हैं कि जलोढ़ मृदा के प्रकार, किसकी बात करेंगे, जलोढ़ मृदा के प्रकार के रूप में, या जलोढ़ मृदा का निर्माण किस तरह से हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा का निर्माण की जब बात आती है तो हम लिखते हैं कि नदियों के द्वारा लाई गई मृदा से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। यानी नदियों के द्वारा लाई गई मृदा से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है, जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि जलोढ़ मृदा को कहां पर किस नाम से पुकारा जाता है, तो हम देखते हैं जलोढ़ मृदा के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे कि जलोढ़ मृदा के प्रकार में देखिए जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है, यानी जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है, कहां से निकलती है, कोई पहाड़ी से निकलती है, जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है, यानी जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है और अपने साथ जहां पर ये जो तलहटी है, तलहटी यहां पर ये जो तलहटी है यहां पर कंकर पत्थर वाली मृदा
यानी नदी के ये जो यहाँ पर जो नदी निकलती है किसी पहाड़ी से, तो जो नदी के तलहटी भाग है उसमें कंकर पत्थर वाली जो मृदा पाई जाती है उसे सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। और ये जो निम्न क्षेत्र है, ये जो निम्न क्षेत्र है यहाँ पर दलदली मृदा पाई जाती है। इस दलदली मृदा को कहा जाता है तराई। क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। और ये जो उच्च क्षेत्र है जहां पर पुरानी जलोढ़ मृदा का पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसे कहा जाता है बांगड़। वह नवीन जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? नवीन जलोढ़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसे कहा जाता है खादर। उसे क्या कहा जाता है? खादर। तो भाबर और तराई की यह विशेषताएं अपने राजस्थान के संबंध में कम है, और जो हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है बांगड़ व खादर। बांगड़ व खादर। तो यह जलोढ़ मृदा के क्या है प्रकार? जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ से कोई नदी निकलती है और उसके तलहटी में कंकर पत्थर वाली मृदा पाई जाती है, उसे कहा जाता है भाबर कहा जाता है। और जहां पर ये जो निम्न भूमि वाली निम्न क्षेत्र है वहां पर दलदली मृदा पाई जाती है उसे कहा जाता है तराई। यानी इस दलदली मृदा को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा का जो पाई जाती है यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा उसे कहा जाता है बांगड़। और नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसे कहा जाता है खादर। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बांगड़ क्या है और खादर क्या है। अगर पूछा जाए कि खादर क्या है तो आपको बताना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगड़ कहा जाता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे कि बांगड़ व खादर। क्या देखेंगे? कि बांगड़ व खादर। देखिए बांगड़, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस बेसिन में मिलता है? किस बेसिन में मिलता है? और तो देखेंगे कि पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार है वो लूनी बेसिन में मिलता है। कहां पे मिलता है? लूनी बेसिन में मिलता है। वह नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार चंबल बेसिन में मिलता है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं कि किस बेसिन में पुरानी जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। तो आपको बताना है लूनी बेसिन में। किस बेसिन में? लूनी बेसिन में। वह नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस बेसिन में है? तो आपको बताना है चंबल बेसिन में। किस बेसिन में? चंबल बेसिन में। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं कि पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक किस बेसिन में मिलता है। तो आपको बताना है लूनी बेसिन। क्या बताना है? लूनी बेसिन। वह आपसे पूछा जाए कि नवीन जलोढ़ मृदा है, कौन सी मृदा? नवीन जलोढ़ मृदा है, उसका सर्वाधिक विस्तार चंबल बेसिन में पाया जाता है। किस बेसिन में? चंबल बेसिन में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी इसके वर्गीकरण को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे।
पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। प्रदेश का वर्गीकरण, पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। अगर हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण की बात करें तो दोस्तों मुख्य रूप से 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करें तो चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन। चंबल बेसिन और 2 नंबर पर है बनास बेसिन व बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन। और नंबर 3 की हम बात करें तो नंबर 3 पे है माही बेसिन। कौन सा बेसिन? माही बेसिन। माही बेसिन। यानी पूर्वी मैदान का जब वर्गीकरण किया जाता है तो दोस्तों इसका मुख्य रूप से 3 तरह का वर्गीकरण किया गया है। यानी 3 प्रकार से इसका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। जिसमें सबसे पहला है चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन। और उसके बाद में है बनास बेसिन या बाणगंगा बेसिन। और इसके बाद में है माही बेसिन। कौन सा बेसिन? माही बेसिन। तो इस तरह ये 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि चंबल बेसिन की विशेषता क्या है और इसके बाद देखेंगे कि बनास बेसिन व बाणगंगा बेसिन की विशेषताएं क्या है और इसके बाद देखेंगे कि माही बेसिन की विशेषता क्या है। किस बेसिन की? माही बेसिन की विशेषता क्या है। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। यानी 3 प्रकार से किया गया है। इसमें सबसे पहला है चंबल बेसिन और उसके बाद में है बनास बेसिन या बाणगंगा बेसिन। इसके बाद में है माही बेसिन। कौन सा बेसिन? माही बेसिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि चंबल बेसिन की विशेषता क्या है। किस बेसिन की? चंबल बेसिन की विशेषता क्या है? तो यहां पर सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है बीहड़ क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? बीहड़ क्षेत्र का। यानी चंबल बेसिन की हम बात करें तो यहां पर सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है बीहड़ क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? बीहड़ क्षेत्र का। इसके बाद में अगर बनास बेसिन की हम बात करें और बाणगंगा बेसिन की बात करें तो इस बेसिनों की मुख्य विशेषता है कि यहां पर पीडमांट का मैदान, दूसरा है खेराड़ मैदान, खेराड़ प्रदेश और तीसरा है रोही का प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? रोही का प्रदेश। तो बनास बेसिन या बाणगंगा बेसिन की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर पीडमांट का मैदान, खेराड़ प्रदेश, रोही का प्रदेश। यानी जब हम बनास बेसिन को पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि पीडमांट का मैदान क्या है, खेराड़ का प्रदेश क्या है, वह रोही का प्रदेश क्या है। जब हम पढ़ेंगे माही बेसिन, कौन सा बेसिन? माही बेसिन को पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान? छप्पन का मैदान।
कांठल का मैदान, कांठल का मैदान, वागड़ प्रदेश, यानी जब हम चंबल बेसिन को पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि बीहड़ क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो क्या है बीहड़ क्षेत्र। और जब हम पढ़ेंगे बनास बेसिन को या फिर बाणगंगा बेसिन को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम पीडमांट का मैदान क्या है, खेराड़ प्रदेश क्या है, रोही का प्रदेश क्या है। जब बारी आती है माही बेसिन की, किसकी, माही बेसिन की, तब हम पढ़ेंगे छप्पन का मैदान किसे कहा जाता है, कांठल का मैदान किसे कहा जाता है, वह वागड़ प्रदेश क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चंबल बेसिन की, किस बेसिन की, चंबल बेसिन की। और चंबल बेसिन में हम चर्चा करेंगे किसकी, बीहड़ क्षेत्र की, किस क्षेत्र की, बीहड़ क्षेत्र की। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। सबसे पहले चंबल बेसिन, और चंबल बेसिन की विशेषता क्या है कि यहाँ पर सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र का क्या है, विस्तार है। सर्वाधिक किसका विस्तार है, बीहड़ क्षेत्र का। और बनास बेसिन की हम बात करें तो यहाँ पर पीडमांट का मैदान को पढ़ेंगे, खेराड़ के प्रदेश को पढ़ेंगे, रोही का प्रदेश पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे हम माही बेसिन, कौन सा बेसिन, माही बेसिन। और उसमें हम चर्चा करेंगे कि छप्पन का मैदान किसे कहा जाता है और कांठल का मैदान किसे कहा जाता है। इस तरह से वागड़ प्रदेश क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबल बेसिन, क्या पढ़ेंगे, चंबल बेसिन, और उसमें पढ़ेंगे बीहड़ क्षेत्र। देखिए दोस्तों, चंबल बेसिन, कौन सा बेसिन, चंबल बेसिन। नंबर 1 चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, और चंबल बेसिन में हम लोग पढ़ेंगे बीहड़ क्षेत्र को, किस क्षेत्र को, बीहड़ क्षेत्र को पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि बीहड़ क्षेत्र क्या होता है, यानी बीहड़ क्षेत्र देखेंगे कि ये जो चंबल नदी है, कौन सी नदी, चंबल नदी, चंबल नदी है, चंबल नदी। जब चंबल नदी में पानी की आवक क्या हो, ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीहड़ क्षेत्र की, ये है अपनी चंबल नदी। जब चंबल नदी में जल की आवक क्या हो, ज्यादा हो, तब इसका पानी ऊपर की ओर जाता है, दोनों तरफ फैलाव करता है पानी। यानी जब चंबल नदी में पानी की आवक ज्यादा हो तो चंबल नदी का जो पेटा है, यानी पानी की आवक ज्यादा होगी तो पानी का विस्तार क्या होगा, ऐसा चौड़ाई में ज्यादा होगा। और जब चंबल नदी में पानी की आवक क्या होगी, कम होगी, यानी पानी का क्या होगा,
कम होगा तो ये पानी वापस कहाँ आएगा? नदी में आएगा। कहाँ पर आएगा? नदी में। यानी जब पानी की आवक ज्यादा होगी तो पानी बाहर की ओर फैलेगा, और जब पानी की आवक क्या होगी? कम होगी, तो पानी वापस नदी की ओर आएगा। जब पानी नदी की ओर आता है, जब पानी नदी की ओर आता है तो यहाँ पर मिट्टी का कटाव लग जाता है। किसका? मिट्टी का कटाव लग जाता है, जिसे कहा जाता है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन क्या कहा जाता है? अवनालिका अपर्दन कहा जाता है, क्योंकि जब पानी वापस नदी की ओर आता है तो अपने आसपास की क्षेत्र या मिट्टी को कटाव कर लेता है। क्या? मिट्टी को काट लेता है, और वहां पर जो स्थलाकृतियां बनती है कुछ इस तरह की बनती है, और इसको कहते हैं अवनालिका अपर्दन। क्या कहते हैं? अवनालिका अपर्दन कहते हैं। और जो इस तरह की कुछ आकृति बनती है उसे कहा जाता है उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति। तो आपसे जब इस तरह की ये आकृति बनती है तो उस क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डांग। क्या कहा जाता है? डांग। और जो निम्न क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है? खादर। यानी जब चंबल नदी की पानी की आवक क्या होगी? ज्यादा, तो पानी ऊपर की ओर दोनों तरफ फैलेगा, और जब पानी की मात्रा क्या हो? कम हो, तो पानी वापस नदी की ओर आता है। पानी नदी की ओर आता है। जब नदी की ओर आता है तो पानी मिट्टी का क्या करता है? कटाव करता है। क्या करता है? कटाव, जिसे कहा जाता है अवनालिका अपर्दन। तो आपसे पूछा जाए कि अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है कौन सी नदी, तो आपको बताना है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। और आपसे पूछा जाए कि उत्खात स्थलाकृति के रूप में जाने वाली कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो ये जो डांग क्षेत्र है, उच्च क्षेत्र है डांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? डांग क्षेत्र। इसकी हम चर्चा करें कि डांग क्षेत्र क्या है। तो डांग क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को? 3 जिलों को शामिल किया गया है। इससे पहले मैं बता दूं कि जब ये स्थलाकृति उत्खात स्थलाकृति बनती है तो यहाँ पर कुछ घनों जंगलों का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। यानी घने जंगलों का यहाँ पर विस्तार हो जाता है, और जिसे कहा जाता है बीहड़ क्षेत्र। यानी नदियों के द्वारा अवनालिका अपर्दन या मिट्टी के कटाव का क्षेत्र के कारण जहाँ पर उबड़ खाबड़ खड्डे बन जाते हैं उसे कहा जाता है बीहड़ क्षेत्र। क्या कहा जाता है? बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि डांग क्या है। क्या? डांग। और लाठी कहाँ पर है? लाठी श्री क्षेत्र जैसलमेर में। तो यानी लाठी इने डांग इने आपा कटा बीच बिचाड़ा, कटा बीच बिचाड़ा। तो लाठी तो इने और डांग कटा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। डांग क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को? 3 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें धौलपुर और करौली और सवाई माधोपुर। यानी डांग क्षेत्र में डांग क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यानी ये 3 जिलों को शामिल किया गया है।
बट प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किस जिले में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र का क्या है विस्तार है, किस क्षेत्र का, बीहड़ क्षेत्र का। तो आपको बताना है धौलपुर जिला। क्या बताना है, धौलपुर जिला, यानी बीहड़ क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो आपको बताना है धौलपुर जिले में। किस जिले में है, धौलपुर जिले में। और इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि डांग की रानी, किसकी रानी, डांग की रानी, हाँ डांग जानो, डांग डांग अपने राजस्थान में आपका क्या लठ है, क्या लठ है, डांग है, ठीक है। तो यानी करौली क्षेत्र को डांग की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करौली को डांग की रानी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र का वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है धौलपुर जिला। कौन सा जिला, धौलपुर जिला। और आपसे पूछा जाए कि डांग की रानी, किसकी रानी, डांग की रानी या लठ की रानी, यानी डांग की रानी, हाँ क्या याद रखना है, डांग की रानी। तो डांग की रानी है करौली जिले को कहा जाता है। किस जिले को, करौली जिले को कहा जाता है। तो डांग क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 जिलों को शामिल किया गया है, धौलपुर जिले और करौली जिला और सवाई माधोपुर, जिसमें बीहड़ क्षेत्र को, बीहड़ क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार है धौलपुर जिले में, और डांग की रानी कहा जाता है करौली जिले को। किस जिले को, करौली जिले को। और तीसरा जिला है सवाई माधोपुर। कौन सा जिला, सवाई माधोपुर जिला। इसके बाद में यहाँ पर कार्यक्रम भी चलाया गया था, डांग क्षेत्र कार्यक्रम। कौन सा क्षेत्र, डांग क्षेत्र कार्यक्रम भी चलाया गया था 2004 को, यानी यहाँ के समाज से इन लोगों को जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था, डांग क्षेत्र कार्यक्रम 2004 को। कब चलाया गया था, 2004 को। तो चंबल बेसिन की हमने, चंबल बेसिन का हमने चर्चा किया था अभी कि चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन की विशेषता क्या है। तो चंबल बेसिन की विशेषता है कि यहाँ पर सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। यानी विश्व में बात करें कि सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र किस नदी पर पाया, किस नदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता है, तो यह है चंबल बेसिन। कौन सी नदी है, चंबल नदी। और उत्खात आकृति वाली, यानी उत्खात स्थलाकृति वाली नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है, तो वह है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर डांग क्षेत्र में या बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यानी बीहड़ क्षेत्र नदियों के द्वारा लाई गई मृदा या और नाली का अपरदन के दौरान जो खड्डे या स्थलाकृति बनती है उसे बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। और जो डांग क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से 3 जिलों को शामिल किया गया है, धौलपुर जिला, वह करौली जिला, वह सवाई माधोपुर जिला। और यहाँ पर एक कार्यक्रम भी चलाया गया, डांग क्षेत्र कार्यक्रम 2004 को, और एक 1989 में भी चलाया गया था, कंदरा युग क्षेत्र जो 1989 में चलाया गया था। तो एक बार दोबारा हम देखते हैं कि हमने आज पढ़ा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो जिसकी उत्पत्ति है प्लेस्टोसीन काल के प्रारंभ में या नूतन महाकल्प के प्रारंभ में गंगा व यमुना नदियों के द्वारा लाई गई मृदा के रूप में हुई है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि यहाँ पर राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो कुल राज्य का यहाँ पर 23% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और जनसंख्या की बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या की 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और इसके बाद में हमने चर्चा की कि इसमें मुख्य रूप से कितने जिले शामिल किए गए हैं, तो इसमें 10 जिले मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इस प्रदेश की मुख्य विशेषताएं क्या है और इस प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रदेश में
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एल्फी सोल मिट्टी। क्या नाम है? एल्फी सोल मिट्टी। और इस मिट्टी को कहा जाता है कांप मृदा। कौन सी मृदा? कांप मृदा और दोमट मृदा, जो उपजाऊ की दृष्टि से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सी मृदा है? दोमट मृदा। इसके बाद में हमने पढ़ा कि यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया। तो इसका वर्गीकरण है दोस्तों, वो मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। सबसे पहले चंबल बेसिन, और इसके बाद में बनास बेसिन या बाणगंगा बेसिन, और इसके बाद में तीसरा है माही बेसिन। कौन सा बेसिन? माही बेसिन। चंबल बेसिन की विशेषताएं क्या है, जो हमने आज पढ़ी है, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि बाणगंगा बेसिन व बनास बेसिन की विशेषताएं क्या है, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे माही बेसिन की विशेषताएं क्या है, जिसमें हमने लिखा था कि छप्पन का मैदान क्या है, और कांठल का मैदान क्या है, और वागड़ का मैदान क्या है, या वागड़ प्रदेश किसे कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ, या आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसका अगला पार्ट है हम कल लेकर आएंगे। वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया, साथ साथ में क्या करना है, आपको नोट भी करना है कि आज हमने क्या पढ़ा है, इसमें क्या नई चीजें हैं, वो हमें क्या करनी है, वो नोट करनी है। वो चीजें कुछ आपसे जोड़नी है, कुछ यहाँ से जोड़ के आपको एक नोटबुक तैयार करनी है। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, और तब तक आप बने रहे हमारे डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारनगर पर।